Students, rise and shine, and today we will read Hindi summary of our truly beautiful mind. ये जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है वह अल्बर्ट आइंस्टाइन को समर्पित है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जब हमारे मन में, मस्तिष्क में प्रतिभाशाली शब्द आता है तो किन किन लोगों का, किन किन व्यक्तियों का, किन किन महान पुरुषों का, वैज्ञानिकों का हमारे मस्तिष्क में विचार आता है। बहुत सारे संसार में ऐसे हैं, आप सभी जानते हैं। साइंटिस्ट का नाम किसी भी फील्ड में, मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षक के रूप में, नेता के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, आपके मन मस्तिष्क में सैकड़ों नाम होंगे। उनमें से एक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलक्षण बुद्धिमत्ता के मालिक, विलक्षण बुद्धि वाले। जर्मनी के नौजवान की कहानी आज हम लोग जानेंगे। 100 वर्ष पहले संसार में तूफान आ गया इस नवयुवक के जन्म से। सन 1905 की ग्रीष्म काल में 26 वर्षीय नौजवान ने लगातार 4 भूमि को विखंडित करने वाले पर्चे छापे जो प्रकाश, अणुओं की गति, चलायमान वस्तुओं की इलेक्ट्रोडायनेमिक और ऊर्जा के विषय में थे। उसके कार्य ने वैज्ञानिक मैगजीनों में केवल कुछ ही पृष्ठों में जगह ले ली, परंतु हमारे अंतरिक्ष के विषय में विचार, समय और संपूर्ण ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन का नाम विलक्षण बुद्धि का समानार्थक बन गया। आइंस्टाइन और जीनियस 2 सिनोनिम समानार्थी शब्द हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मन शहर के उल्म नामक स्थान पर हुआ। इस बात का कोई संकेत नहीं था जन्म के साथ कि वह महान होंगे, विलक्षण होंगे, लेकिन उनकी माता का कहना था कि वह असामान्य पैदा हुआ था। उसका सर जो था अल्बर्ट का, वह सामान्य बच्चों से। आइंस्टाइन को यांत्रिक खिलौने से प्यार था। उसकी नवजात बहन माजा की ओर देखकर उसने कहा कि उसके पैर जो थे, उसके पहिए कहाँ हैं। ऑटो न्यूज़बार जो प्राचीन गणित का इतिहासकार हुए, उन्होंने आइंस्टाइन के विषय में एक कहानी बताई कि उसके अंदर एक पौराणिक गाथा की तरह गुण है, परंतु वह पूर्णतः सही दिखाई देता है क्योंकि उसने देर से बोलना आरंभ किया था। उसके माता पिता चिंतित थे। अंत में एक रात्रि भोजन की मेज पर उसने यह कहने के लिए खामोशी तोड़ी कि सूप बहुत गर्म है। पहला शब्द उसने कहा, सूप बहुत गर्म है। उनके माता पिता बहुत चिंतित थे कि हमारा बच्चा क्यों नहीं बोलता है, और उसने पहली बार जो शब्द बोले, वाक्य बोला, सूप बहुत गर्म है। उसके माता पिता ने अत्यंत ही आराम महसूस किया, उन्हें अच्छा लगा। उसने पूछा कि उसने पहले कभी एक भी शब्द क्यों नहीं कहा, क्योंकि वह जवाब देता है क्योंकि अभी तक हर वस्तु नियम के अनुसार चल रही थी। मुझे किसी में कुछ कमियां नज़र नहीं आई, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। वहाँ के हेडमास्टर ने बताया उसके पिताजी को, आइंस्टाइन को आप किसी भी क्षेत्र में भेज दें, वह सक्सेसफुल नहीं रहेगा। कोई भी विषय चुने, फर्क नहीं पड़ता, वह कभी भी सफल नहीं होगा।
ऐसा किसी भी अध्यापक को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन को ऐसा बोला गया। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की आयु में वायलिन वीणा बजाना सीखना आरंभ किया, क्योंकि उसकी माताजी उसे सिखाना चाहती थी, और वह एक चमत्कारिक नौसिखिया सारंगी वादक बना, और इस कौशल को उसने सदा अपने जीवन में संजोए रखा और आगे बढ़ा। परंतु आइंस्टीन एक बुरा कमजोर विद्यार्थी नहीं था। वह म्यूनिख के उच्च विद्यालय में गया, जहां आइंस्टाइन का परिवार जब वह 15 महीने का था गया था, और उसने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टाइन विद्यालय के अनुशासन से घृणा करता था। आइंस्टाइन को अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था, और वह आए दिन अध्यापकों से विवाद किया करता। 15 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन, जो उसे बहुत ही अजीब महसूस हुआ, उसे अंदर से अच्छा नहीं लगने लगा, वह नाखुश था, इसलिए उसने उस विद्यालय को छोड़ दिया। आइंस्टाइन के माता पिता मिलान चले गए। Here written, the previous year Albert parents had moved to Milan, और अपने बेटे को किसी रिश्तेदार के साथ छोड़ गए। काफ़ी लंबी चर्चा के बाद आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। वह उन्हें म्यूनिख से ज़्यादा अच्छा लगा, और लगा कि यहाँ पर लोग उन्हें समझ रहे हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। आइंस्टाइन गणित में अत्यंत कुशल थे, मेधावी थे, भौतिक में भी उनकी रुचि थी, और अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद उसने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया। परंतु विज्ञान ही केवल ऐसा विषय नहीं था जो उत्साही नवयुवक को समुद्री घोड़े जैसे मूछें थी को पसंद आता। आइंस्टाइन की मूछें जैसे समुद्री घोड़े। उसने अपने एक साथी विद्यार्थी माइलेवा मैरिक में एक विशेष रुचि का एहसास भी हुआ, जो एक बुद्धिजीवी प्राणी थी। वह युवा सर्वनिवासी स्विट्जरलैंड पढ़ने आई थी, क्योंकि ज्यूरिख को विश्वविद्यालय यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था जहां महिलाएं डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी। यह एक ऐसा विद्यालय था जहां महिलाएं डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन को अपने मित्र लड़की में लगाव आया, क्योंकि वह साहित्य और संगीत से घृणा करने वाली थी और उसके विरुद्ध उसकी सहयोगी थी। उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में ऐसे कई लोग थे जिनसे वह निरंतर असहमत था। दोनों को प्रेम हो गया, प्यार हो गया। पत्र आज तक भी मौजूद हैं जिनमें उन्होंने अपने स्नेह को शब्दों में व्यक्त किया, जिसमें विज्ञान का मिश्रण बड़ी ही कुशलता से था। आइंस्टाइन ने लिखा, मुझे कितनी अधिक प्रसन्नता एवं गर्व होगा जब हम दोनों सापेक्षता रिलेटिविटी पर साथ में एक साथ कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे। सन 1990 में 21 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में स्नातक हुए और अभी भी बेरोजगार थे। उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया और प्राइवेट शिक्षा दी, और अंत में उन्हें सन 1902 में एक कुशल तकनीशियन की एक नौकरी मिली। वह बर्न में एक विशेष लिखित अधिकारी वाला पेटेंट कार्यालय था, जबकि उसे दूसरे लोगों के आविष्कारों को जांचने का कार्य करना था। तब आइंस्टाइन वास्तव में गुप्त रूप से अपने ही विचारों की प्रगति कर रहा था। उसने मजाक में कार्य करते समय अपने डेस्क के दराज के तथ्यात्मक भौतिकी ब्यूरो कहकर पुकारा, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उसने अपने डेस्क को, छुपे हुए डेस्क को जहां वो प्रयोग करता था, उसका उसने नाम दिया। सन 1905 में एक प्रसिद्ध पत्र में आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षिक सिद्धांत प्रकाशित हुए, जिसके अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में दो सही घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताएगी।
यदि उन्हें पुनः एक यात्रा के बाद इकट्ठा नहीं मिलाया जाता और यदि उनमें से एक दूसरे के संदर्भ में बहुत तेजी से चल रही हो। इसी से संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध फॉर्मूला विकसित हुआ जो मास और ऊर्जा के संबंध का वर्णन करता है। पाठ में एक जगह उद्धृत है कि जब आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो आपको वह समय 2 मिनट लगता है, लेकिन जब आप एक गर्म स्टोव अंगीठी चूल्हे के पास 2 मिनट बैठते हैं तो वह 2 घंटे के समान लगता है। और यही सापेक्षिक सिद्धांत है। जब आइंस्टाइन भौतिकी की सर्वाधिक कठिन समस्याओं प्रश्नों का समाधान कर रहे थे तो उनका प्राइवेट जीवन असफल हो रहा था। अल्बर्ट अपनी पढ़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद ही मालविया से शादी करना चाहते थे, परंतु उसकी माताजी इसके विरुद्ध थी। उन्होंने सोचा कि मालविया जो उसके बेटे से 3 वर्ष बड़ी है उसके लिए अधिक बड़ी थी। वह मालविया की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थे। वह मालविया के बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। उसकी माताजी ने कहा वह तुम्हारी तरह ही एक किताब है, और आइंस्टाइन ने शादी टाल दी। दोनों ने अंततः जनवरी 1903 में शादी कर ली और 2 लड़कों को जन्म दिया, परंतु कुछ वर्षों के उपरांत शादी संबंध ढीला पड़ गया। उनका आपस का तालमेल ढीला पड़ गया। मालविया इसी मध्य अपना बौद्धिक लक्ष्य खोते जा रही थी, अपना मेंटल स्टेटस उसका कम होते जा रहा था और एक अप्रसन्न गृहिणी बनती जा रही थी। वर्षों के निरंतर विवाद के बाद विवाद लगातार हो रहे थे और दोनों ने अंततः सन 1919 में विवाह विच्छेद कर लिया। आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी वर्ष शादी कर ली। आइंस्टाइन ने इस नए व्यक्तिगत अध्याय के साथ उसे महान ख्याति भी मिल गई। सन 1915 में उसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छप चुकी थी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति को एक नया अर्थ दिया। सन 1919 में सूर्य ग्रहण से साबित हुआ कि वह सिद्धांत सही था। आइंस्टाइन ने पहले ही ठीक प्रकार से गणना कर ली थी कि स्थिर तारों का प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा किसी सीमा तक प्रभावित होगा। आइंस्टाइन ने पहले ही ठीक प्रकार से गणना कर ली थी कि स्थिर तारों का प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा किस सीमा तक प्रभावित होगा। समाचार पत्रों ने उसके कार्य की एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषणा की। आइंस्टाइन को भौतिकी विज्ञान में सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसे अत्यधिक सम्मान दिया गया तथा पूरे संसार में निमंत्रण मिलने लगे और प्रेस ने भरपूर सराहना की। सन 1933 में जब जर्मनी में नाजी शक्तियां हो गए थे, आइंस्टाइन अमेरिका में आ बसे। 5 वर्ष उपरांत बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज अमेरिका के भौतिक ज्ञानियों के लिए चिंता का विषय बन गई। उनमें बहुत से समाज के मानवाधिकारवाद विरोधी सिद्धांत फासिज्म से भाग उठे, जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था, और वे घबराए हुए थे कि कहीं नाजी आणविक बम बना ले और इसका प्रयोग भी कर दे। एक साथी के आग्रह पर आइंस्टाइन ने अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, इस प्रकार का एक अकेला बम ही यदि एक बंदरगाह में विस्फोट किया जाए तो यह समस्त बंदरगाह के साथ सीमावर्ती इलाकों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। उनके शब्दों का प्रभाव हुआ। अमेरिका वालों ने अपनी एक गुप्त परियोजना से अणुबम तैयार किया और उसे अपने शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में गिरा दिया। अत्यधिक बर्बादी से आइंस्टाइन को गहरा धक्का लगा। इस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव दिया। रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई
असर न हुआ, परंतु अगले दशकों में आइंस्टीन राजनीति में और अधिक सक्रिय हो गए। शस्त्रों के बनाने और उसकी समाप्ति के बारे में अभियान चलाते हुए तथा अपनी सर्वप्रियता को शांति और लोकतंत्र के प्रयोग करते हुए। तब आइंस्टाइन की मृत्यु 76 वर्ष की आयु में सन 1955 में हुई, जो उन्हें एक दूरदृष्टा और संसार का नागरिक तथा बुद्धि वाला वैज्ञानिक के रूप में याद किया गया। आज संसार में आइंस्टाइन का कोई तोड़ नहीं है और आइंस्टाइन हमारे बीच बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। उन्होंने शांति के लिए बहुत ही कार्य किया और उनकी बुद्धि और वैज्ञानिकता के लिए वो सदैव याद किए जाएंगे।